नमस्कार। आज पूरे देश में एक ही चर्चा है कि आखिर चोर कौन है, तो दूसरा कह रहा है कि झूठा कौन है। जी हां, बहस पूरी इसी बात पे है। जहां आज इंडिया गठबंधन ने बिहार में पूरे दमखम के साथ वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं आनन फानन में चुनाव आयोग, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आती है और दिन के 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पूरे तामझाम अधिकारियों के सामने प्रेस से मुखातिब होते हैं और वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि चुनाव आयोग बिल्कुल पाक साफ है और अगर कोई भी किसी तरह का कोई भी इल्जाम लगा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो हिंदुस्तान के मतदाताओं का अपमान कर रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने तमाम सवालों के जवाब देते हुए तमाम नियम कानून गिनाए और यह भी बताया, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, उन्होंने ये भी बताया कि आखिर मतदाता सूची और मतदान में फर्क है। जी हां, बिल्कुल फर्क है, लेकिन इसकी आगे की जो लाइन ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं, वो कहते हैं देखिए, इससे कुछ नहीं होता कि मतदाता सूची में आपका नाम 4 जगह पे है, चलिए हो सकता है, लेकिन 4 जगह पे भी आपका नाम है तो आप एक के अलावा दूसरी जगह मतदान नहीं कर सकते। अब ज्ञानेश कुमार ये बताना भूल गए कि अरे भैया, चुनाव आयोग आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है कि मान लो हमारा वोट 2 बूथों पे एक ही विधानसभा के अंदर मौजूद है, बूथ संख्या 123 पे भी मेरा नाम है, बूथ संख्या 124 पे भी मेरा नाम है, मैं गया, मैंने 123 पे भी वोटिंग की, 124 पे भी वोटिंग की। अब ये बताइए ज्ञानेश कुमार जी, कैसे पकड़ लेंगे आप कि अभी मैं 123 बूथ संख्या पे वोट करके आ रहा हूं? तब ज्ञानेश कुमार कहते हैं ये अपराध है। अरे भैया, अपराध तो तभी हो गया ना जब हमारा नाम एक के अलावा दूसरे जगह पे भी मौजूद है, एक ही विधानसभा में। चलिए दूसरे विधानसभा में तो हो सकता है थोड़ा आने जाने में वक्त भी लग जाए, लेकिन जिस तरह के उदाहरण राहुल गांधी अपने 7 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए थे, जिसमें कि वो कह रहे थे एटम बम का विस्फोट होगा, हमें पता नहीं बम का विस्फोट था या नहीं था, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ समझाया, कहीं ना कहीं, अगर पूरी तरह से नहीं तो कहीं ना कहीं मतदाताओं और आम जनता के मन में एक शक शुबह की जगह बन गई थी। राहुल गांधी ने यह दिखाया कि देखिए भैया, ये फलाने सिंह डांग हैं और इनका नाम एक ही विधानसभा में 4 जगहों पे इनका नाम दर्ज है। तो भैया डांग साहब जा सकते हैं ना चारों बूथों पे जाके, और उन्होंने वोट कर दिया। अब डांग साहब के पास 1 वोट किए उन्होंने 4। लेकिन इस पे ज्ञानेश कुमार समझा रहे हैं कि सुनो भैया, कि मतदाता सूची और मतदान दोनों अलग अलग चीज है। गजब भैया, हमें तो समझ में नहीं आई। आप जो कह रहे थे ये तर्क हमें समझ में नहीं आया कि आखिर भैया जब मैं मतदाता सूची में 4 जगह हूं तो मुझे 4 जगह मतदान करने से कैसे रोक लोगे आप? अगर एक ही विधानसभा में मान लो कि हम मतदाता सूची में 2 अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं और दोनों राज्यों में अलग अलग चुनाव होता है, कैसे रोक लेंगे भैया? हमने बैंगलोर में भी वोट दे दिया और जाके पटना में भी वोट करा, कैसे रोकेंगे? अरे अपराध है तो है, अपराध तो है ही। यही तो राहुल गांधी का इल्जाम है कि भैया ये अपराध हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है। राहुल गांधी का इल्जाम है ये। आपने कहा कि हमने मात्र 20 दिनों में जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, 20 दिनों में 90% मतदाता फॉर्म जो है वो हमने अपने पास मंगवा लिए फिल करा के। लेकिन तमाम तस्वीरें आई उस दौरान की जहां की ये देखा गया कि भैया तमाम बीएलओ बैठ के खुद ही हस्ताक्षर मार रहे हैं। तो ज्ञानेश जी कहां देखेंगे भैया गरीबों के यूट्यूब को, या कहां इतनी फुर्सत है कि एक आधा अखबार जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसको पढ़ ले ना, ऐसा कहां कर पाएंगे? वो कह रहे हैं भैया शुद्ध स्वच्छ श्यामला गंगा की तरह पवित्र ऐसे काम हुआ। चलिए मान लेते हैं आपका काम भी पवित्र था, सब कुछ पवित्र था, लेकिन बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं मिला। अब आप कहते हैं ज्ञानेश जी कि जो राहुल गांधी दिखा रहे थे कि कई मकानों के नाम थे 0-0, 00, 000, तो आप कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास अपना मकान नहीं होता, फुटपाथ पे रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, तो भैया अब उनका
कोई तो मकान नंबर होना चाहिए, तो मकान तो उनके पास है नहीं, मकान नंबर आएगा कहां से? तो शून्य शून्य कर लेते हैं। हालांकि ये बात की गई थी 2014 में, जब माननीय मोदी जी सत्ता में आए थे, भाजपा की सत्ता आई थी केंद्र में, तो उन्होंने कहा था 2022 तक हिंदुस्तान का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसके सर के ऊपर छत नहीं होगी। लेकिन हमें नहीं पता, ये इसको तो ज्ञानेश जी झुठला रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भैया जिनके सर पे छत नहीं होती। मान लिया, इस बात को भी मान लिया। अब अगली बात, वो किस सवाल के जवाब के बारे में ये कह रहे थे? जब ये पूछा गया ज्ञानेश जी की ये बताइए श्रीमान की बहुत सारे लोगों के मकान का नंबर 000 है और एक ही मकान में कहीं 80 तो कहीं 240 तो कहीं 250 तो कहीं 280 मतदाता एक ही मकान में रह रहे हैं, और तो और एक कमरे में जिसमें एक बिस्तर लग सकता है, उस एक कमरे के एड्रेस पे 80 मतदाता दर्ज है। तो अब कहेंगे ज्ञानेश जी कि भैया उस सड़क के आगे पीछे से जो भी गुजरता था, जिसके पास घर नहीं होता था, सबका नाम के आगे हमने वही पता दर्ज कर दिया। अरे भैया मकान मेरा, बिना मेरे से पूछे किसी और के नाम पे आपने पता दर्ज कर दिया, गजब। चलिए, चलता है, चल रहा है भैया, हिंदुस्तान है। लेकिन ये लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। आज कह सकते हैं एक तरह से कि एक कुछ वक्त पे ऐसा देखा गया कि ज्ञानेश जी बड़े उत्साह में थे, बोले कि अगर एक सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ शिकायत नहीं की तो हम ये मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन भैया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी वो तमाम चीजें दिखा रहे थे, या ग्राउंड से रिपोर्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, खैर मुख्य मीडिया में तो ये बात होती नहीं, लेकिन जमीनी तौर पे एक सोशल मीडिया जो है वो जमीनी तौर की चीजें लेकर आती है। उन पत्रकारों ने बहुत सारी चीजें दिखाई, शायद वो आप देख नहीं पाए। कुछ अखबारों ने भी ऐसी चीजें रिपोर्ट की, लेकिन चुनाव आयोग ये देख नहीं पाया। चलिए, मकान का मसला हो गया, जो साहब कहें वही सही। अब आइए एक और कहानी, बड़ी मजेदार की कहानी है। वैसे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद आज लालू प्रसाद यादव सियासी मंच पे नजर आए, राजनीतिक मंच पे आए, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि उनकी तबीयत खराब रहती है, तो अब कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है कि एक्टिव राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन आज जो ये वोट अधिकार यात्रा एनडीए के तमाम दलों के द्वारा निकाला जा रहा था, तो उसकी शुरुआत में तमाम दल के नेता बिहार के सासाराम में वहां पहुंचे थे और उस मंच पे आज लालू यादव भी थे। हालांकि जो उनका बिल्कुल संक्षिप्त, कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी का सबसे छोटा भाषण आज लालू यादव ने दिया, लेकिन लालू यादव ने लास्ट में एक लाइन बोली जो याद दिला गए कि लालू यादव आज भी वही है। हालांकि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन लालू यादव अगर कुछ भी बोलते हैं ना तो उसका एक गूढ़ अर्थ होता है। लालू यादव ने आज 2-3 लाइनें बोलने के बाद बोला कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। अब इसके मायने मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन खैर फिर से वापस आते हैं चुनाव आयोग पे, वोट चोरी के आरोपों पे, और कौन कौन चोर और कौन झूठा इस बात के ऊपर। अब चलिए अगली बात। हालांकि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने अच्छे सवाल पूछे थे। अब मुझे मालूम नहीं कि उनके सवालों को कितना स्थान दिया जाएगा उनके संस्थान के अखबारों या टीवी चैनल्स पे। तो एक सवाल और था, वो सवाल ये था, हालांकि शायद भूल गए पत्रकार या पूछ नहीं पाए। एक सवाल था कि राहुल गांधी ने बहुत सारे ऐसे मतदाताओं के नाम दिखाए जिनके पिता के नाम के सामने XYDHGHFS कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो हालांकि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में, गांव गांव, गली गली, आप किसी भी राज्य की बात करें तो पिछले 10 सालों से मैं लगातार घूमता रहा हूं। तो इस तरह का ना तो मुझे कोई नाम दिखाई दिया, ना ही कोई सरनेम दिखाई दिया। लेकिन हाँ, आजकल ना जो फेसबुक वगैरह पे कुछ रील्स आते हैं, तो एक अर्बन ब्लॉगर करके एक यूट्यूबर है, वो कहीं अफ्रीका में हरजाबे ट्राइब्स के लोगों के बारे में दिखाता है। तो जब उन ट्राइब के लोग जो हैं वो अभी भी प्रिमिटिव एज में हैं, वो कुछ समझते नहीं है, आदिवासियों की तरह रहते हैं, तो उनका जो नाम होता है, अगर पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहते हैं ऊ आ टी टू। तो कुछ इसी तरह के वो नाम थे XYDH।
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई बाप नहीं दिखा जिसका नाम XYDHFSGH इस टाइप का है। अगर ज्ञानेश जी को ये मालूम हो कि इस तरह के बाप हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, बाप कहने का मतलब इस तरह के पिता का नाम अगर हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता हो तो प्लीज बताएं, मैं उन लोगों से मिलना चाहूंगा। और मैं एक बात और भी बता दूं कि अगर ऐसे ही कुछ भी नाम दे दिया जाए तो शायद वो गैर कानूनी है, क्योंकि जो हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो बाप के नाम के कॉलम में बाप का ही नाम लिखने के लिए कहता है, और वो भी कौन? बायोलॉजिकल, जो उस आदमी का बायोलॉजिकल पिता हो। यह नहीं कि वो आदमी नॉन बायोलॉजिकली धरती पे आ गया। अगर वो पैदा हुआ है तो कोई उनके पिता रहे होंगे, उनके जैविक बाप रहेंगे, जिसको कि टेक्निकल टर्म में बायोलॉजिकल कहते हैं, और नॉन बायोलॉजिकल उनको कहते हैं जैसे देवता, गण, दूत, इन तरह के जो चीजें हैं उनको नॉन बायोलॉजिकल की श्रेणी में लाया जा सकता है, जो कि मानव शरीर से पैदा नहीं हुए, सीधे अवतरित हुए हैं। तो या तो वो XYDFGH जो भी हैं वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और सीधा वो धरती पे अवतरित हुए और उन्होंने गड्ढा खोदा, वहां से 2 पुत्र निकल आए, और वो पुत्र जब बड़े हुए 18 साल के तो मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया, और जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तो वो कुछ बता नहीं पाए, और अल्फाबेट के जो भी नंबर मिले उस वक्त BLO साहब को उन्होंने XYDFGH बजाते हुए लिख डाला। तो खैर ये कुछ इस तरह की आज प्रेस वार्ता थी। हालांकि वार्ता बहुत ही लंबी थी चुनाव आयोग की, लेकिन देश की जनता जो सुनना चाहती थी उसका जवाब नहीं मिला। पूरे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्ञानेश कुमार 5-5 के लॉट में सवाल ले रहे थे, और पूरे वक्त वो नियम कानून और ये तमाम चीजें गिनवाते रहे, और वो उनका बार बार जो जोर था वो इस बात पर था कि राहुल गांधी शपथ पत्र दायर करें। अरे क्यों भैया, क्यों दायर करें? अब एक उदाहरण सुनिए मेरे साथ। मैं बाजार में जा रहा हूं, मेरे कपड़े के ऊपर गोबर लग जाता है, समझ रहे हैं? मेरे कपड़े के ऊपर गोबर लग जाता है। पीछे से एक इंसान आदमी, सज्जन आदमी चलता हुआ आता है और कहता है, भाई साहब आपके कपड़े के ऊपर ना गोबर लगा है, यानी कि आपके दामन पे दाग लग रहा है। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? मैं पहले अपने कपड़े को देखूंगा कि अरे भैया गोबर लग रहा है, फिर इसे साफ कर लूंगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उस आदमी को कहता हूं, खा मां की कसम और बता मुझे कि मेरे कपड़े गोबर लगा है। तो कुछ इसी तरह की चीज चुनाव आयोग कर रहा है। अरे राहुल गांधी तो ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसी खामियां दिख रही हैं, आप इसको ठीक कर लीजिए। लेकिन चुनाव आयोग क्या कह रहा है? खा कसम, शपथ ले कि ये गलत है। तो कुछ इस तरह की चीजें हुई। हालांकि आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से रवाना हो चुकी है, और तकरीबन 14-15 दिन ये यात्रा बिहार में 1300 किलोमीटर और बिहार के 22 जिलों से होकर गुजरेगी। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के जो ये आरोप हैं वो जमीन पे कहां तक जा पाए हैं। जनता इससे कितनी, आप कह सकते हैं कि जुड़ सकी है राहुल गांधी के आरोपों से, कि क्या सच में राहुल गांधी ऐसा जो कह रहे हैं वो सच में ऐसा हो रहा है? क्या सच में वोट चोरी हो रही है, या फिर चुनाव आयोग जिस तरह से राहुल गांधी को झूठा बता रहा है, तो क्या राहुल गांधी झूठे हैं? तो अब ये कौन चोर कौन झूठा, हालांकि ऐसे बोलने में बॉलीवुड के किसी फिल्म की तरह ये राइम कर रहा है, कौन चोर कौन झूठा, रूप की रानी चोरों का राजा। जी हां, कुछ इसी तरह का माहौल है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, और लगातार चोर और झूठे की लड़ाई जो है अनवरत जारी है। तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या। हालांकि एक बात मैं बताना भूल गया कि आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, मैंने ऐतिहासिक कहा था। ये ऐतिहासिक क्यों थी? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, लेकिन इसमें कोई ऐतिहासिक वाली बात नहीं थी। बात यह है कि चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो वो कुछ ऐसे ओकेजन्स हैं, वो फिक्स हैं, जैसे कि किसी राज्य या आम चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होना, चुनाव के बारे में जानकारी देना, तारीखें बताना, ये तमाम डिटेल्स लेकर चुनाव आयोग आती है और किसी भी राज्य या देश के आम चुनावों के बारे में घोषणा करती है। इसके अलावा इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे खुद मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त, उनके अलावा चुनाव आयोग के कुछ हायर ऑफिशियल तमाम लोग मौजूद थे, और बहुप्रचारित, बहुत प्रचार किया गया इसका
एक प्रचारित किया गया कि आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था और अब देखते हैं आगे आगे होता है। धन्यवाद।